दोस्तों नमस्कार। भारत की संसद में सुरक्षा में चूक, इसको लेके आज पूरी दुनिया में चर्चा है और होना भी वाजिब है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है वहां की संसद। पहले चूक हुई जहां पे हमने कहा कि आतंकवादी हथियार लेके घुसे और उसको हमने विफल किया। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने बलिदान दिया और उस घटनाक्रम को रोक दिया गया। उसकी बरसी भी कल ही थी और उसी बरसी के दिन एक और घटना नए संसद भवन में हो जाती है और जहां पे ये कहा जाता है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित भवन बनाया गया है। लेकिन उसके बाद भी एक बड़ी घटना जिसको पूरी दुनिया ने लाइव टीवी पे देखा, ये वास्तव में एक चिंता की बात है। दोस्तों, सवाल इस बात का है कि क्या ये आखिरी घटना थी या इसके बाद और भी होंगी। अगर हम नहीं सीखे, और हमारी आदत है कि हम पुरानी गलतियों से नहीं सीखते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम दुनिया से ज्यादा जानते हैं और वहीं हम पिट जाते हैं। आज जो हम चर्चा जो करने वाले हैं उसमें हम 5 बिंदुओं की चर्चा करेंगे। पहला, कि क्या कारण था कि इतना नया जो संसद भवन बना, जो इतने बड़े खर्चे के साथ, सुरक्षा के सारे इंतजामों के साथ ये संसद भवन बना, इसमें इतनी बड़ी चूक हो गई। दोस्तों, मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूं। पुरानी संसद भवन के अंदर जब आप जाते थे तो वहां पे एक विजिटर गैलरी हुआ करती थी और वहां पे सिक्योरिटी जो स्टाफ था वो आपको अक्सर कहता था कि आपकी जेब में किसी भी तरह का कोई कागज नहीं होना चाहिए। आपको दुनिया भर की इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि आप मोबाइल नहीं ले जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आपकी जेब में कोई कागज नहीं होना चाहिए। और अगर आप बैठे हैं विजिटर्स गैलरी में तो आप ऊपर से नीचे कोई कागज नहीं फेंकेंगे। दुनिया भर के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे जब आप लोकसभा की कार्रवाई देखने जाते थे। मुझे जाने का मौका मिला, मैं इसलिए आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं। वहां पे जब मैंने सिक्योरिटी एजेंसीज को, जो वहां पे स्टाफ था, उसको कहा कि आप ये इतने सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, विजिटर गैलरी के सामने आप एक साउंड प्रूफ कांच क्यों नहीं लगा देते? सुनने के लिए आप एक माइक लगा दीजिए, देखने के लिए कांच से जितने भी विजिटर है वो देख लेंगे। तो हर एक को ये कहना कि आप जेब की तलाशी लो, कुछ आप नीचे नहीं फेंकोगे, वगैरह वगैरह। आप एक साउंड प्रूफ कांच लगा दीजिए, यहां का शोर वहां नहीं जाएगा, आपको लोगों को बार बार चुप नहीं कराना पड़ेगा। आपको ये डर रहता है कि कोई ऊपर से कोई नीचे चीज फेंक ना दे, वो डर बंद हो जाएगा। आपको सिर्फ साउंड प्रूफ सामने एक कांच लगाना है। आप क्यों नहीं लगा सकते? कॉमन सेंस की बात थी। जवाब ये मिला कि सर, ये पुरानी बिल्डिंग है, इसलिए लगाना मुश्किल है। अब ये पुरानी बिल्डिंग थी या लैक ऑफ विल थी या लैक ऑफ इंजीनियरिंग की अंडरस्टैंडिंग थी, ये मुझे नहीं पता। चलिए, वो पुरानी बिल्डिंग थी। नई बिल्डिंग में ये फंडामेंटल सेफ्टी फीचर्स क्यों नहीं लिए गए? इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, इसमें इतना डिफेक्टिव डिजाइन क्यों बनाया गया? हम हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम प्रिवेंटिव चीजों पे दिमाग क्यों नहीं लगाते? ये आज सबसे बड़ा सवाल है। तो पहला मुद्दा जो इन्वेस्टिगेशन का होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इस बिल्डिंग का डिजाइन किसने बनाया, किसने अप्रूव किया? क्या सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसको वैलिडेट किया था सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पूरी बिल्डिंग के डिजाइन को? अगर नहीं तो मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री कार्यालय से कि दोबारा इस पूरी बिल्डिंग का सेफ्टी ऑडिट कराया जाए। और जहां पे आपको हाईटेक चीजों की शायद उतनी जरूरत नहीं है जितना आपको कॉमन सेंस की जरूरत है। हम लोग हाईटेक के चक्कर में फंडामेंटल इश्यूज, कॉमन सेंस को भूल जाते हैं। और यही कारण है कि 2 निहत्थे लोगों ने इतना बड़ा कांड कर दिया और आज पूरी दुनिया भारत की संसद में जो तमाशा हुआ उसको देख रही है। तो पहला मुद्दा, डिफेक्टिव डिजाइन। दूसरा जो मेरा अंदेशा है, और इसका रिकॉर्ड भी मुझे लगता है कि पीएमओ को मंगा के चेक करना चाहिए, मैं नहीं कहता आप उसको सार्वजनिक करें, जितने वहां पे सीनियर ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं पार्लियामेंट की सुरक्षा में, उनकी आखिरी बार ट्रेनिंग कब हुई थी और किस चीज की ट्रेनिंग हुई थी? क्योंकि दुनिया में काम करने के तरीके बदल रहे हैं।
टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं, हथियार बदल रहे हैं, आतंकवादी टेक्निकली एडवांस होते जा रहे हैं। क्या हमारी सुरक्षा एजेंसीज, जो खासकर सीनियर ऑफिसर्स हैं, मैं जूनियर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में हमारी आदत है कि जब ट्रेनिंग की बात आती है तो हम कहते हैं मैनेजर को भेज दो, वर्कर को भेज दो। हमने कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिसीजन मेकर्स, की मार्केटिंग की मैनेजमेंट पर्सनल्स, प्रोमोटर्स, इनकी ट्रेनिंग होते नहीं देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बड़े लोग हैं, इनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ये गॉड गिवन लोग। यही हम अपनी गलतियां कर बैठते हैं। तो दूसरा मुद्दा जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ध्यान से देखना चाहिए कि कौन कौन ऑफिसर्स थे, और मैं आज भी कह रहा हूं जितने भी ऑफिसर्स पार्लियामेंट की सुरक्षा में होंगे, उनमें से कोई भी 25-30 साल के कम एक्सपीरियंस का नहीं होगा, सब सीनियर लोग होंगे। और यही कारण है कि ये ब्लंडर हुआ, क्योंकि सीनियरिटी के साथ हमको एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि हमारे को बहुत एक्सपीरियंस है, हम सीखना बंद कर देते हैं। हमारा सक्सेसफुल पास्ट हमें नई चीजें सीखने से रोकता है, अपने आप को इग्नोरेंट समझ के नए स्किल सीखने से रोकता है। यही मूर्खता, यही गलतियां हमारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स ने की होंगी। और यही कारण था कि जब आप कंधार हाईजैक की बात करें, उस समय भी यही था कि अगर रनवे पे एक जीप भी खड़ी कर देते, एक बस भी खड़ी कर देते, एक ट्रक भी खड़ी कर देते, तो ये हाईजैक की घटना नहीं होती। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हाईटेक बातें करते हैं, लेकिन कॉमन सेंस को भूल जाते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती। तो सबसे पहले कि जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं, इनकी रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस तरह से पूरी दुनिया में घटनाक्रम होते हैं उनका डोजियर बनना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग में उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और जिस एस्टेब्लिशमेंट की आपने अगर सेफ्टी की जिम्मेवारी ली है, उसका ऑडिट कब हुआ, और क्या नई जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके हिसाब से उस सिस्टम का ऑडिट हुआ या नहीं हुआ। यह मुद्दा लेके आता है तीसरे पॉइंट पे। क्या हमारे यहां पे जो सेफ्टी चेकलिस्ट है उसको हम रेगुलर अपडेट कर रहे हैं? क्या डेली जब भी पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है, रोज सुबह जो भी इंचार्ज हैं अपने अपने सेक्शंस की, क्या वो सिक्योरिटी ऑडिट करते हैं? क्या वहां पे चेकलिस्ट है, या सिर्फ रैंडम सो कॉल्ड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ही वो जाके ग्राउंड लगा के आते हैं, सर एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल करके साइन करके घर बैठ जाते हैं, या अपने चैम्बर में जाके बैठ जाते हैं? क्या ऐसा होता है? अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में हर लेवल पे हम लोगों को चेकलिस्ट के हिसाब से काम करने की आदत नहीं है। हम लोग ट्रस्ट करते हैं सो कॉल्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड इंटेलिजेंस पे, जो हमेशा डिफेक्टिव रहता है। हम कंप्यूटर नहीं है, हम 1000 चीजें याद नहीं रख सकते, लेकिन अगर चेकलिस्ट होगा तो हर चीज को सलीके से आप चेक करेंगे और काउंटर साइन करेंगे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। तो क्या हम लोगों ने चेकलिस्ट को ध्यान से देखा? और अभी तक हमारी चेकलिस्ट क्या थी? हम लोग स्कैनिंग करते थे, किस चीज की? मेटल की। आपने आज तक हथियारों को रोकने के लिए, मेटल को रोकने के लिए स्कैनर लगाए। इस बार जो संसद में हमला हुआ है, ये मेटल नहीं था, ये केमिकल था। और जो कैनिस्टर भी होगा ना, वो भी या तो पेपर का होगा, या किसी लेमिनेट का होगा, या प्लास्टिक का होगा। इसलिए शायद वो स्कैनिंग में नहीं निकल पाया, या डिटेक्ट नहीं हो पाया, या उसको इस तरह से उन्होंने जूते में लगा दिया होगा कि वहां पे स्कैनर की रेंज भी नहीं पहुंचती। और सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी जो हैंड स्कैनर है, वो भी घुटने तक ही लेके जाते हैं, उसके नीचे नहीं ले जाते, क्योंकि उनको भी कुर्सी पे बैठ के स्कैन करना होता है, और अगर खड़े होके करते हैं तो कितना नीचे झुकेगा। इसका मतलब यह है कि जो हमारा स्कैनिंग अरेंजमेंट है वो भी डिफेक्टिव है, और हम वहां पे ओवर डिपेंडेंसी है ह्यूमन सिस्टम पे, जबकि वहां पे आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए। सवाल अब इस बात का है कि फुल बॉडी स्कैनर क्यों नहीं? दूसरी बात। तीसरा, मेटल डिटेक्शन तो आपने समझ लिया, व्हाट अबाउट केमिकल? अब केमिकल डिटेक्शन के लिए आपको समझना होगा। और चौथा, इसमें जो एक और एंगल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में शायद अभी तक हम नहीं सोच रहे हैं,
वो मुद्दा सामने आया था जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था अमेरिका में। जो होमलैंड सिक्योरिटी के पास जो नई खबरें आई थी कि बहुत सारे ऑफिसेज और एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर एंथ्रेक्स का पाउडर भेजा जा रहा है। एंथ्रेक्स क्या है दोस्तों? ये एक माइक्रोब है, उसको डिहाइड्रेट करके लायोफिलाइज करके उसको पाउडर के रूप में आप अगर बिखेर देंगे कहीं पे तो वहां पे बीमारियां फैल जाएंगी। और एंथ्रेक्स एक हिसाब से पैथोजन है, और अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो मौत निश्चित है। क्या हमने बायोलॉजिकल सिस्टम्स को डिटेक्ट करने के लिए कोई सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और प्रोटोकॉल बनाए? मुझे तो कहीं नहीं दिखते। तो क्या वास्तव में हम तैयार हैं अपनी सिक्योरिटीज के लिए, या सिर्फ मेटल डिटेक्टर में बंदूक नहीं दिखी, बम नहीं दिखा, पिस्तौल नहीं दिखा तो बस सिक्योरिटी हो गई? हम आउटडेटेड हो चुके हैं हमारी मानसिकता। क्योंकि हमारी मानसिकता आउटडेटेड हो चुकी है, इसलिए हमारे टूल्स और टेक्नोलॉजीज भी आउटडेटेड है, इसीलिए हमारे काम करने की शैली भी आउटडेटेड है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? और जब आपने सोचना ही बंद कर दिया तो आउटकम तो डिफेक्टिव ही आएगा, और जो हमने कल संसद में देखा। इसके अलावा जो एक और मुद्दा जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो हिंदुस्तान को जो हमेशा बर्बाद करता है, और वो है वीआईपी कल्चर। सिक्योरिटी दूसरे के लिए होनी चाहिए, मेरे लिए नहीं। मैं वीआईपी हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं ब्यूरोक्रेट हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मैं एम्बेसडर हूं। ये सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मेरे लिए नहीं होंगे। किसके लिए होंगे? आम आदमी के लिए। दोस्तों, जब तक आप वीआईपी कल्चर रखेंगे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में, इससे सिक्योरिटी पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। जो वहां पे पुलिसमैन है वो हमेशा इस बात से डरा रहता है कि यार ये आदमी वीआईपी है, मैं इसका स्कैनिंग करूं या नहीं करूं, किसके चेहरे पे लिखा है, कौन क्या है। तो हिंदुस्तान में क्या प्रधानमंत्री जी एक नई रीत शुरू करेंगे कि जब सिक्योरिटी की बात आएगी कोई कंसेशन और कोई आपको किसी भी तरह का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा? क्या प्रॉब्लम है अगर आपको प्रॉपर स्कैनिंग करके अंदर जाना पड़े तो? क्या प्रॉब्लम है अगर आपको सिक्योरिटी सिस्टम के माध्यम से अंदर जाना पड़े, आपको अपने बैग चेक कराने पड़े, आपको स्कैन करना पड़े? आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बात सही है, आप दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपको प्रिविलेज देने के लिए, आपको कंसेशन देने के लिए अगर सिक्योरिटी ड्रिल पे स्ट्रेस पड़ता है, सिक्योरिटी सिस्टम पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस और लोड पड़ता है, तो क्या ये जरूरी है? अब इंपॉर्टेंट ये है कि वीआईपी कल्चर जरूरी है या सिक्योरिटी जरूरी है? समाज को सोचना होगा। क्या प्रधानमंत्री जी इस बात की शुरुआत करेंगे कि आज के बाद कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं होगा, सारे एमपीज, मिनिस्टर, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर खुद लीड लें कि यार मैं भी सिक्योरिटी गेट से निकलूंगा, मेरे को भी फ्रिस्किंग करो, प्रॉब्लम क्या है? दिक्कत किस बात की है? वन कैन ऑलवेज लीड बाई एग्जाम्पल। इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री पे शक है, इसलिए कि इस देश में एक मैसेज जाएगा कि जब प्रधानमंत्री सिक्योरिटी ड्रिल से निकलते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो जो लोग अपने आप को सो कॉल्ड वीवीआईपी समझते हैं और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ अक्सर हमने देखा है मिसबिहेव करते हुए एयरपोर्ट्स पे, बाकी जगह पे, फंक्शंस में, जब सिक्योरिटी वाला कहता है जी आप लाइन पे आइए, स्कैनिंग करनी हो, कहता है मैं मंत्री हूं, मैं वीआईपी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। आप अननेसेसरी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पे स्ट्रेस डालते हैं। क्या हम वीआईपी कल्चर बंद करेंगे ताकि हम प्रॉपर इफेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम्स बना सकें? आपका क्या कहना है दोस्तों इन मुद्दों पे? कि जो पार्लियामेंट में घटना हुई, क्या इसको रोका जा सकता था? मेरे हिसाब से इसको आसानी से रोका जा सकता था अगर हमने कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया होता, पुरानी गलतियों से सीखा होता, और दुनिया में जो बाकी एक्सीडेंट हो रहे हैं उनसे कुछ सीखा होता। अगर हम नहीं सीखेंगे, हम गलतियां दोहराएंगे। आने वाले दिनों में ऐसा नहीं है कि आखिरी घटना थी, आपको और भी कई तमाशे मिलेंगे। क्योंकि अगर क्रिमिनल पुलिस से कम स्मार्ट होगा तो क्राइम नहीं होंगे, इस बात को आप मान लीजिए। लेकिन हमने ये पूरी दुनिया में देखा है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से हमेशा ज्यादा स्मार्ट होते हैं। वो कुछ नया कांड करते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट उनसे सीखती है कि कहां गलती हुई और अपने आप को अपग्रेड करती है। ये चोर पुलिस का खेल चलता रहेगा।
चोर हमेशा पुलिस से स्मार्ट होता है। क्या हम चोर से ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं? प्रिवेंटिव सिस्टम डेवलप कर सकते हैं ताकि चोर को हम और कम से कम मौका दें, उनका जो बैंडविड्थ है ऑपरेट करने का वो श्रिंक होता जाए। चाहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की अमेरिका की घटना हो, चाहे पार्लियामेंट की घटना हो, या गाजा में जिस तरह से सुरंगें बिछा के हमास के आतंकवादी काम कर रहे हैं, ये सब क्या बताता है? ये सब ये बताता है कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, ये पुलिस और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा स्मार्ट है। अब जब तक ये सिचुएशन रिवर्स नहीं होगी, सिक्योरिटी थ्रेट बने रहेंगे। इसीलिए मेरा ये कहना है कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स के जितने अधिकारी हैं, उनको रेगुलर ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर आपको ये लगता है कि आपका एक्सपीरियंस 30 इयर्स का है और आपको सब आता है, ये सिर्फ आपकी गलतफहमी हो सकती है, सच्चाई नहीं। उम्मीद है दोस्तों ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। आप अपने जवाब, जो आपके जो विचार हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस किस तरह से सिक्योरिटी थ्रेट इस देश में कहां कहां है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपके कमेंट्स कोई सिक्योरिटी एजेंसीज का अधिकारी पढ़ेगा और उस पर काम करेगा तो शायद एक खतरा कम हो जाएगा। हम अगर इस तरह की एक इन्वेंटरी बनाएं, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था गाजा के टाइम पे, कि हमारे यहाँ पे एक ओपन सिस्टम होना चाहिए जहां पे आम आदमी लिख सके कि कौन सी बिल्डिंग या कौन सी जगह पे किस तरह का खतरा है और क्या हो सकता है। शायद हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जनता के फीडबैक से सीख सके और अपने सिस्टम को डेवलप कर सके। लेकिन एज ऑलवेज हमें दूसरों से इनपुट लेने की आदत नहीं है, क्योंकि उससे लगता है कि शायद हम कम समझदार हैं, सामने वाला ज्यादा समझदार है। हम अपने ईगो के चक्कर में देश का नुकसान, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान करते रहते हैं, और ये नई बात नहीं, ये एक ह्यूमन प्रॉब्लम। जब तक इंसान है इस तरह के डिफेक्ट्स रहेंगे। जब तक इंसान है क्रिमिनल्स क्रिएटिव होंगे, और जब तक क्रिमिनल्स क्रिएटिव होंगे पुलिस को अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए, और फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे से। तब तक वंदे मातरम।